हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। ये ना है ठीक। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर लिए थे, यस और नो। तो हम क्या चीज भूल गए थे? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भूले थे, तो वो हमको एक बार पढ़ाना था। ठीक है, वो पढ़ा देंगे। और एक भूल गए थे टॉपलिंग। तो यार टॉपलिंग तो पूरा पूरा एक लेक्चर का ही चीज है। टॉपलिंग हम अभी भी पढ़ा सकते हैं मेरे विचार से। ठीक है, पढ़ा देते। ठीक है, चल। तो पहले आपको जानना है रेडियस ऑफ गायरेशन ना। रेडियस ऑफ गायरेशन जो है बाबू, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है। ठीक है, वहां हम भूल गए थे बताना। होता क्या है कि इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a body of mass m about an axis is I, then radius of gyration connected of body about the given axis is k equal to under root I by m। सुनिएगा, आपको लिखने का हम पूरा मौका देंगे, है ना। सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। क्या? एक हॉलो स्फीयर है। सुन लो मेरी बात, ये हॉलो स्फीयर है, इसका मास m है, इसका मास m है, और एक एक्सिस है जो इसके डायमीटर से गुजर रहा है। एक एक्सिस है जो इसके डायमीटर से गुजर रहा है। इस डायमीटर से पास, इसका नाम हम लोग देते हैं ओ डैश। डायमीटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हॉलो स्फीयर का, वो होता है 2/3 mr स्क्वायर। यस और नो? तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर about its diameter कितना हो जाएगा? k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम। दैट इज अंडर रूट आई बाई एम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2/3 आर स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/3 आर स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 2/3 इंटू आर। कहो हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा, कि जो हॉलो स्फीयर है उसके रेडियस ऑफ गायरेशन को ऐसे डिफाइन कर दिए। ठीक, अब क्या होता है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे डिफाइन कर दिए। हम अगर हॉलो स्फीयर का एक्सिस आपको बता दिए तो उस एक्सिस के अबाउट आप रेडियस ऑफ गायरेशन हमको बता देंगे। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली होता क्या है वो समझना। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली एक डिस्टेंस होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्सिस से कितनी दूरी पे एक पॉइंट मास रखे, जिस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो कि इस बॉडी का आ रहा है, सेम मास का। मेरा बात समझना, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है? 2/3 mr स्क्वायर। अगर इस बॉडी को हटा दे, पिघला दे और एक पॉइंट मास बना दे, ठीक, तो उस पॉइंट मास को एक्सिस से कितनी दूरी पे रखें? लेट से k दूरी पे रखें, लेट से, सो दैट वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि इसका आ रहा है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हॉलो स्फीयर का आ रहा है। इज दैट ओके? जो हॉलो स्फीयर का आ रहा है वही इसका आ जाए। इज दैट ओके? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस एट विच अ पॉइंट मास, सेम मास जो कि बॉडी का है, अ पॉइंट मास शुड बी केप्ट
whose moment of inertia is same as that of this extended body. You replace this extended body by a point mass, okay, and keep that point mass at a distance k from the axis in such a way that moment of inertia of this point mass is same as moment of inertia of this extended body, whatever it is, hollow sphere or something. Is that okay? कितना इंग्लिश बोले हम लगातार। मेरा कहना है कि कोई भी बॉडी है आपके पास, लेट्स से एक डिस्क है, ये ठीक है, ये डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, और हम एक एक्सिस आपको दे दिए, क्या, o डैश, जो कहां से गुजर रहा है, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से गुजरने वाला एक्सिस है o डैश। उस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। तो हम क्या बोलेंगे, इस बॉडी को पिघला करके एक पॉइंट मास बना दो और उसको एक्सिस से k दूरी पे रखो। k दूरी पे रखने पे इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसके अबाउट mk², एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज mr²/2। तो यहां से अगर आप देखिएगा सर, तो ये पूरा है I और डिवाइडेड बाय m कर देंगे, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, I/m का रूट, दैट इज √r²/2, दैट इज r/√2। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? तो पहली बात तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, k = √I/m। ये क्या सिग्निफाई करता है कि किसी भी एक्सटेंडेड बॉडी का किसी गिवन एक्सिस के अबाउट अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है, तो बेसिकली दैट रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस एट विच अ सिमिलर आइडेंटिकल मास, लेकिन वो एक्सटेंडेड बॉडी जैसा नहीं हो, वो कैसा हो, पॉइंट मास हो, एट द डिस्टेंस एट विच दैट पॉइंट मास मस्ट बी केप्ट so that moment of inertia of extended body and that point mass both are same, both are equal or same. Is that okay? That is radius of gyration. लेकिन ये बोलने में, समझाने में कष्ट होता है, तो लोग ये बता देता है कि k √I/m। Is that okay? रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा किसी ऑब्जेक्ट का डिफाइन होगा अबाउट एन एक्सिस डिफाइन होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं एग्जांपल के तौर पे कि फाइंड रेडियस ऑफ gyration of a solid sphere about one of its tangent। ए बाबू सुन लो, क्या बोला मैंने आपसे कि एक सॉलिड स्फीयर का उसके टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ गायरेशन बताओ, ठीक है क्या? तो ये मास m है और रेडियस r है, और ये है क्या चीज, टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट के अबाउट इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = 2/5mr² प्लस mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, दैट इज 7/5 mr²। यस और नो? और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, √I/m। I/m करेंगे तो 7/5 r² होगा, √I/m करेंगे तो √7/√5 इंटू r होगा। कहो हाँ, तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया ना, इसीलिए माथा खाए हुए थे सर रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं पढ़ाया। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन नहीं बोले तुमको हम, क्योंकि मेरा इंग्लिश कमजोर है। लेकिन हम तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन के बदले में, अरे कहां से आ गया ये सब, हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन के डेफिनेशन के बदले में हम लोग को बता दिए कि जैसे हमारा ये था, ये एक हॉलो स्फीयर था, उस हॉलो स्फीयर को हमने क्या किया, एक पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, जैसा ये था वैसा ही ये पॉइंट मास है, लेकिन अब एक्सिस से हम k दूरी पे एक पॉइंट मास को रख दिए, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी आना चाहिए, उसके लिए k का वैल्यू क्या हो ये हमको पता करना था, वो कर लिए, वही रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। इज दैट ओके? तो क्या आप इसका डेफिनेशन खुद से लिख पाइएगा सर? अरे ऑप्टिक्स कहाँ क्या चीज आ रहा है, ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन लिख लीजिएगा, ठीक, आते हैं थोड़ा, लिखिए इसको। ये पेज तो आप लिख लिए है ना? हाँ, तो इसको लिखना है।
ये सवाल भी आपको लिख लेना है सर। कौन सा? वही सवाल ही तो आप लिख रहे थे। अच्छा यही सवाल, ठीक है, इसको लिख लीजिए और थोड़ा आगे बढ़े अब हम लोग। हाँ सुडाई क्या टॉपलिंग पढ़ना है? चल पढ़ते हैं हम लोग टॉपलिंग। अरे रे ऑप्टिक्स कहाँ से आ जाता है बीच में। चल टॉपलिंग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? टॉपलिंग का हिंदी मतलब लुढ़कना। क्या बोलते हैं? लुढ़कना। यस और नो? सुनिएगा मेरी बात सर। बेसिकली इसमें हम लोग समझना चाहते हैं कि भाई क्यों कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो कई बार वो आराम से लुढ़कता है, कई बार फिसल जाता है। किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट पहले लुढ़केगा, किस कंडीशन में पहले फिसलेगा। जैसे कि ये है यार, ये तो बड़ा मुश्किल होगा इसे समझाना, बट एनीवे तो ये है ना, इसमें अगर आप फोर्स को यहां पे लगाइएगा, यहां पे फोर्स लगाते ये क्या हो जाएगा? लुढ़क गया। दिस इज टॉपलिंग, ठीक। और अगर इसी फोर्स को थोड़ा नीचे लगाइएगा तो लगाने से इसका क्या हो जाता है? स्लाइडिंग हो जाता है, ठीक है। तो स्लिपिंग होगा कि टॉपलिंग होगा? पहले स्लिपिंग होगा कि पहले टॉपलिंग होगा? उसके लिए फोर्स कहां लगाएं, नीचे लगाएं कि ऊपर लगाएं, कितना ऊपर लगाएं या कितना नीचे लगाएं, इस सब का एक अलग से एनालिसिस करना जरूरी है। क्योंकि अब तो हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में आ गए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का शेप साइज मैटर करता है। तो शेप साइज से क्या फर्क पड़ेगा चीजों पे, वो समझना है और सीखना है, ठीक है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ठीक है सर। ओके, हम क्या कह रहे हैं कि ब्लॉक एकदम पत्थर बहुत भारी है, ठीक है, और ये ग्राउंड जो है ये रफ है। ग्राउंड जो है ये रफ है। रफ इतना है कि आप इसको जब फोर्स लगाते हैं, इसको जब फोर्स लगाते हैं तो पता चलता है कि एक लिमिट के बाद ये टॉपलिंग करने लगता है। क्या आपने ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है कि कोई भारी पत्थर रखा हुआ है, उसको जोर से फोर्स लगाए तो उसके बाद ये आपने इस एंड के अबाउट ऐसे टॉपल कर जाए, है ना? वैसी परिस्थिति में यहाँ वाला ग्राउंड जो है बहुत स्मूथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम फोर्स लगाओगे और ये फिसल जाएगा। तो ठीक ठाक रफ होता है ग्राउंड, और फोर्स भी आप ठीक ठाक अमाउंट में लगाते हैं तब जाकर के ये टॉपल करता है, ठीक है क्या? तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे वो कुछ बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, ठीक। मान लिया जाए कि हम यहाँ पे एक फोर्स एफ लगा दिए, ठीक। और ए भाई सुन ना, हम ये फोर्स एफ लगा दिए, ये मान लेते हैं दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब का एक साइड ए दे दिए तो हो गया, सब साइड मिल गया। हमने फोर्स कहां लगाया? बिल्कुल टॉप पे, ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है सर। अब हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि इस ब्लॉक का एफबीडी बना के बताइए। बताइए, फोर्स एफ लगाए, ब्लॉक इज स्टेशनरी, ब्लॉक इज स्टेशनरी, या जो तुम कह रहे हो एट रेस्ट, वो इट इज एट रेस्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इसका एफबीडी आप बना सकते हैं? हाँ क्या? अब हमको बताइए, बनाइए मत, हमको बताइए। mg नीचे लगेगा, ठीक है सर। ब्लॉक का मास m है तो mg नीचे लग रहा है, और नॉर्मल, ठीक है क्या? और कुछ? फ्रिक्शन, चूंकि F लगा रहे हैं और ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मेरे फोर्स को कोई बैलेंस करने वाला है। यस और नो सर? तो दिस इज फ्रिक्शन, ठीक। आप खुशी खुशी ये कह सकते हैं कि सब कुछ रुका हुआ है, तो फोर्स बराबर फ्रिक्शन, फोर्स बराबर फ्रिक्शन, एंड नॉर्मल बराबर mg। कहो हाँ। अच्छा, और बताइए।
ये सब में तो आप एकदम सहमत हैं। अगला चीज आप हमको बताइए कि ये जो है ये है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस कैपिटल एफ का टॉर्क कितना होगा? कैपिटल एफ का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा? A/2 इंटू कैपिटल एफ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। ये A/2 दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो A/2 इंटू एफ। इस टॉर्क का डायरेक्शन बताइए। R क्रॉस F, अंदर की तरफ। सेंस ऑफ रोटेशन इट विल प्रोवाइड इज क्लॉकवाइज, बट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड। कहो हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक टॉर्क हो गया F इंटू A/2, यस और नो? फ्रिक्शन का टॉर्क बताइए तो कितना होगा? स्मॉल f इंटू एंड व्हाट इज डायरेक्शन? R क्रॉस F होता है ना? नहीं, ये भी तो क्लॉकवाइज सेंस ही रोटेशन देगा ना। सोच नहीं, यहां से फोर्स लगाएंगे तो रोटेट कैसे कराएगा? क्लॉकवाइज, डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। R क्रॉस F से देखिए, क्लॉकवाइज सेंस रोटेशन में अपना फिंगर को कर्ल कीजिए तो थंब बता देगा आपको, ठीक है? या R क्रॉस F से देख लीजिए, इनवर्ड ही है। पिछला वाला भी इनवर्ड ही था। ये कितना टॉर्क? फ्रिक्शन इंटू A/, दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस, दैट इज योर नेट टॉर्क। इज इट जीरो? इट इज नॉन। तो टॉर्क नॉट जीरो, देन हाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम? इट शुड नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। टॉर्क नॉन जीरो होगा तो फिर इसलिए बोल लेते कि अल्फा पढ़ा लेते तो बेहतर था। जैसे ही टॉर्क नॉन जीरो होगा तो इसमें कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। खैर, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि टॉर्क नॉन जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से रेस्ट पे ही लगातार नहीं रहेगा, उसका ओमेगा बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना? वो तो नहीं हो रहा है, वो तो नहीं बोलो। तो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है? हम लोग किए हैं? कहां गड़बड़ की? रुका है ये तो तय है ना। तुम लोगों ने जीवन में ऐसा बहुत बार किया हो कि बड़ा पत्थर है, उस पर फोर्स लगाए तो ना तो फिसला, ना तो गुड़का, ना तो लुढ़का, है ना? दोनों चीज नहीं हुआ, ऐसा हुआ होगा। ये वही सिचुएशन है। लेकिन मेरा कहना है कि फिजिक्स तो ये बात समझ में नहीं है, फिजिक्स से ये बात तो समझ में नहीं आ रहा है। टॉर्क तो नॉन जीरो हो गया, तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कहां। टॉर्क शुड भी जीरो, रुका हुआ है, ये हमको दिख रहा है। हमने जीवन में भी एक्सपीरियंस किया है। अरे नहीं किया, देहाती आदमी, आज तक पत्थर को तुम धक्का नहीं दिए हो। आ गए छपरा से उठ के। हाँ, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो ऐसा हुआ होगा ना कि बड़ा पत्थर पे ऊपर फोर्स लगा रहे लेकिन लुढ़क नहीं रहा, फिसल भी नहीं रहा। नहीं ऐसा हो रहा है तो फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो है। फोर्स जीरो का तो समझ में आ रहा है, लेकिन टॉर्क तो यहाँ नॉन जीरो है। तो माने हम इस पूरे सेटअप में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर रहे हैं। वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ है नॉर्मल का एफबीटी। वो गड़बड़ क्या है? आपने नॉर्मल को सेंटर ऑफ मास से गुजार दिया, है ना? वो तब होगा जब आप कोई फोर्स नहीं लगाइएगा। वो तब होगा जब कोई फोर्स नहीं लगाइएगा, ठीक है क्या? जैसा एक कांटेक्ट फोर्स होता है फ्रिक्शन, वो जरूरत के मुताबिक अपना डायरेक्शन चेंज करता है, वैसा ही एक कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल, मैग्नीट्यूड चेंज करता है बट डायरेक्शन तो चेंज करता है ना। हमने गलत तो नहीं बोला ना। फ्रिक्शन जैसा एक कांटेक्ट फोर्स है, वो जरूरत के मुताबिक अपना डायरेक्शन चेंज करता है, वैसा ही नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स है जो जरूरत के मुताबिक अपना पोजीशन चेंज करता है। जो जरूरत के मुताबिक अपना जरूरत ऑफ व्हाट? नो अल्फा, जरूरत ऑफ नो अल्फा, ठीक? आप जैसे इस पे फोर्स लगाइएगा ना, ये रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? कि ये फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना चाह रहा है, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना चाह रहा है, दोनों का टॉर्क अंदर की तरफ है। तो इसको नॉर्मल क्या करेगा? वो अपना पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा। नॉर्मल क्या करेगा? वो अपना पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट कर लेगा। इज दैट ओके? और कर लेगा। मान लेते हैं कि वो यहां से x शिफ्ट हो गया, ठीक है? इज दैट ओके? बोलो। अब
ये नॉर्मल उतना शिफ्ट हुआ होगा सो दैट कि इन दोनों के टॉर्क को वो अकेले बैलेंस कर दे। ये दोनों के टॉर्क को अकेले बैलेंस। इज दैट ओके? समझ में आया बात? तो अब जो ये नॉन जीरो है इसको जीरो करने के लिए कौन आएगा? नॉर्मल का टॉर्क। इसको जीरो करने के लिए कौन आएगा? नॉर्मल का टॉर्क। तो अब यहां पे अच्छा नॉर्मल का टॉर्क यहां से किधर की तरफ होगा? अगर नॉर्मल का टॉर्क आप देखेंगे तो उसके लिए आर क्रॉस एफ किधर होगा? आउटवर्ड। तो अंदर वाले को पॉजिटिव लिए हैं तो आउटवर्ड वाले को नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लिखेंगे? x इंटू एन, x इंटू एन, एंड सम ऑफ देम इज जीरो। सम ऑफ देम इज इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का पक्का? अरे है ना? बोलो। अब यार x का वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो वो सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही हम फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा स्लिपिंग रोकने के लिए। अब ये दोनों बढ़ेगा तो यहां पर ये जीरो रखने के लिए x का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल तो mg के बराबर है नहीं, तो नॉर्मल तो ये नहीं होगा, तो x को ही चेंज होना पड़ेगा। यस और नो? तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे नॉर्मल क्या होगा? बढ़ेगा। x का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा तो ये नॉर्मल राइट वर्ड शिफ्ट होता चला जाएगा। यस और नो? राइट वर्ड शिफ्ट होते 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 मुजफ्फरपुर जाएगा क्या? नहीं, इसका एक फिक्स्ड लिमिट है कि इस बॉडी के बाहर नॉर्मल नहीं जा सकता। तो एक सिचुएशन आएगा जब ये नॉर्मल शिफ्ट होकर के कहां पहुंच जाएगा? अपने एज पे। वहां पर पहुंचने समय पे कुछ फोर्स आएगा, ठीक? उससे भी ज्यादा अगर हम फोर्स कर देंगे तब ये टॉपल कर जाएगा। उससे भी ज्यादा फोर्स कर देंगे तो इज दैट ओके? क्लियर? तो टॉपलिंग वाला कंडीशन में नॉर्मल को कहां पहुंचा देना है? एज पे। स्लिपिंग के लिए हमको ऑलरेडी मालूम है, देखिए टॉपलिंग के लिए तो नॉर्मल को एज पे पहुंचा दीजिए और नॉर्मल का वैल्यू mg रखिए, x का वैल्यू आपको x का वैल्यू a/2 रख दीजिए, अपने से फोर्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। हो सकता है अभी वाला बात आपको नहीं समझ में आया है। हम आपको ये बोले कि कब टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा उस फोर्स का वैल्यू पता करना है, तो इस फ्रिक्शन की जगह भी कैपिटल F रख दीजिए, नॉर्मल की जगह पे कैपिटल mg रख दीजिए और x की जगह पे शिफ्ट होते होते ज्यादा से ज्यादा कहां चला जाएगा? a/2। x की जगह a/2 रख दीजिए, वहां से आपको कैपिटल F का वैल्यू मिल जाएगा। इतना फोर्स लगाने पे ये टॉपल कर जाएगा, ठीक है? इसके ज्यादा लगाने पे टॉपल कर जाएगा, ठीक है? और हम लोग को फोर्स का एक और वैल्यू मालूम है कि इस पर्टिकुलर फोर्स म्यू इंटू एन से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो स्लिप कर जाएगा, है ना? तो स्लिपिंग का एक कंडीशन है कि फोर्स शुड बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एन, और टॉपलिंग का एक कंडीशन है कि नॉर्मल शुड नॉट क्रॉस द एज, इट शुड बी ऑन द एज। दोनों फोर्स देख लेंगे, जो कम होगा उसके मुताबिक पहले हो जाएगा चीज। मान लीजिए कि म्यू mg का वैल्यू यहां से निकाले हुए f के वैल्यू से कम है तो ब्लॉक पहले स्लिप कर जाएगा। और म्यू mg या म्यू n जो है, म्यू n का वैल्यू यहां से निकाले हुए f से कम है, मतलब पहले हमारा स्लिपिंग वाला कंडीशन आ जाएगा, तो ब्लॉक स्लिप पहले कर जाएगा, टॉपल बाद में करेगा। अब मान लीजिए म्यू mg का वैल्यू ज्यादा है और ये वाला जो फोर्स आया वो कम है, मतलब पहले ही मेरा टॉपलिंग हो जाएगा, तो टॉपलिंग बिफोर स्लिपिंग हो जाएगा। इज दैट ओके? ये हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? लेकिन आप इस सब को हमको छोटे छोटे सवालों में तोड़ तोड़ के आपको सिखाना होगा। इज दैट ओके? तो शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। चलो, टॉपलिंग हेडिंग डाल लिए है ना? हाँ, एक सवाल से ही समझ में आएगा चीज। आपको पूरा समझाने में हम सफल रहे? ठीक है। ये क्या है? एक क्यूब है, साइड लेंथ कितना है इसका? a, साइड लेंथ a। इज दैट ओके? अब हम आपसे कह रहे हैं दिस इज रफ, ठीक? दिस इज रफ, ये क्या है? सुनिए मेरी बात, क्यूब है, इसका साइड लेंथ है a। यहां पे हम एक फोर्स लगाए एकदम टॉप पे, एकदम फोर्स का वैल्यू रख दिए हैं mg/4, फोर्स का वैल्यू रख दिए हैं और कह रहे हैं फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन इज टू प्रिवेंट स्लिपिंग।
सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। ठीक है, फ्रिक्शन इतना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि इस फोर्स लगाने से वो स्लिप नहीं कर रहा है, ये हम आपको बोल दिए। ठीक, आपसे पूछना चाह रहे हैं फाइंड द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ नॉर्मल, पोजीशन ऑफ नॉर्मल। बाबू ये फोर्स नहीं लगाते तो नॉर्मल कहां से गुजरता? सेंटर ऑफ मास से। इस फोर्स लगाने से देयर इज अ शिफ्ट, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ होगा। कितना हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है नॉर्मल, वो आपको पता करना है। ठीक है सर, ये पता कीजिए। A/4 पकिया का है, कैसे बताए हैं? क्योंकि mg/4 है तो कैलकुलेशन किए हो। चल ठीक है, कैसे कैलकुलेशन किए हो बताओ। बॉडी तो रेस्ट पे है ही, कैसे फोर्स एंड फ्रिक्शन दोनों बराबर है। ठीक है, ठीक है, पहला बात तो आप सही कह रहे हैं कि चूंकि ये स्लिप नहीं कर रहा है तो इसके एफबीडी में एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा जिसका वैल्यू mg/4 हो जाएगा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन 0 है। कहो हाँ। ठीक, एक mg नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा इस यहां से कितना x। तो अब पहला तो आपने इक्वेशन लिख दिया f बराबर स्मॉल f, दैट इज mg/4, कोई दिक्कत? दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? n बराबर कैपिटल mg, n बराबर कैपिटल। ठीक है सर। अब एक और बात बताइए हमको जरा कि इस वाला सेंटर वाला जो लाइन है यहां के अबाउट, ए भाई सुन लो ना, दो चीज करना होता है, फोर्स एनालिसिस और टॉर्क एनालिसिस। तो फोर्स एनालिसिस तो कर दिया ना हमने, अब अपन क्या कर रहे हैं? टॉर्क एनालिसिस। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। बोलो, टॉर्क एनालिसिस में क्या करें? ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर? a/2, और ये फ्रिक्शन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a/2। तो कितना लिखेंगे हम लोग? mg/4 इंटू, सिंस बता दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता दो, इनवर्ट, इनवर्ट को पॉजिटिव ले लिए। फिर क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन इंटू a/2, डायरेक्शन बता दो, इनवर्ट, यस और नो। अब माइनस नॉर्मल इंटू, दिख रहा है आपको, आउटवर्ड हो गया डायरेक्शन r क्रॉस f, तो माइनस आ गया। सम ऑफ देम इज, अब वैल्यू लाला करके पुट कर देते हैं। फ्रिक्शन की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? वही mg/4। तो देखो mg/4 इंटू a/2 प्लस mg/4 इंटू a/2 और इज इक्वल टू n इंटू x। n इज हाउ मच? mg इंटू x, यस और नो। तो mg कट गया, तो a/8 प्लस a/8 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना हो गया? a/, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपका उत्तर सही था। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन में, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन what should be the minimum value of f so that block topples, कम से कम कितना फोर्स लगाए कि ब्लॉक जो है वो लुढ़कना शुरू कर दे? प्रीवियस क्वेश्चन में बताना है आपको। ठीक, बताइए इसको। आप लोगों ने किया क्या बाबू? कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। क्या है आंसर? mg/2। यस, करेक्ट। ये एक क्यूब है, कहो हाँ। ठीक है, आपने यहां पर लगा दिया एक फोर्स F, आपने यहां लगा दिया एक फोर्स F, और इधर की तरफ क्या है? एक mg, यस और नो। और
यहां चला गया नॉर्मल, है ना। नॉर्मल वहां क्यों ले गए? क्योंकि सवाल वाला खुद कह रहा है कि अब टॉपलिंग कराना है, और इधर की तरफ फ्रिक्शन। ये दूरी कितना? क्या क्या एनालिसिस करेंगे? फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स एनालिसिस में क्या लिखेंगे? F बराबर फ्रिक्शन। इधर क्या लिखेंगे? N बराबर mg, है ना जी। टॉर्क एनालिसिस कर लेते हैं इसके अबाउट। अच्छा, टॉर्क एनालिसिस इसके अबाउट करे इसके अबाउट करे कोई फर्क है? इक्विलिब्रियम है ना, जहां के अबाउट करना है कर सकते हो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही करें, कर लेते हैं, फिर दूसरे के अबाउट भी करके दिखाएंगे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा इस एफ का? एफ इंटू ए बाई टू इनवर्ट्स प्लस फ्रिक्शन इंटू ए बाई टू प्लस, क्यों? क्योंकि ये भी इनवर्ट, और नॉर्मल इंटू ए बाई टू, किधर? ऑपोजिट में, तो माइनस, दैट इज इक्वल टू 0। यस और नो? दोनों चीज लेके आ जाए, यहाँ पे आ जाए। कितना हो गया? दोनों जगह एफ एफ आ जाएगा, फ्रिक्शन की जगह भी एफ आ जाएगा ना, तो एफ इंटू ए बाई टू प्लस एफ इंटू ए बाई टू, फ्रिक्शन इज कैपिटल एफ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बराबर नॉर्मल की जगह पे इंटू ए बाई टू से ए बाई टू, एफ का वैल्यू कितना हो गया? mg बाई, एफ का वैल्यू कितना हो गया? mg बाई 2। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? मैं ये कह रहा था कि अभी हम लोगों ने लिखा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। ए सुन ना, इस पॉइंट का नाम देते हैं पी। एक मिनट के लिए टॉर्क अबाउट पी करके बताओ। टॉर्क अबाउट पी इज 0, तो टॉर्क अबाउट पी, ए भाई, टॉर्क अबाउट पी में एफ का टॉर्क कितना हो जाएगा? एफ इंटू ये पूरा दूरी ए, किधर की तरफ? अंदर की तरफ, एफ इंटू ए, ठीक। नॉर्मल का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क, नॉर्मल का भी टॉर्क 0, फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0, यहीं से गुजर रहा। अब एक mg का टॉर्क होगा, mg का टॉर्क में r क्रॉस f क्या होगा? यहां से r, तो r क्रॉस f किधर? बाहर की तरफ, निगेटिव हो गया, तो माइनस ऑफ a बाई टू इंटू, दैट इज इक्वल टू, ए से कट गया, f का वैल्यू एक बार में आ गया। ये ज्यादा बढ़िया कि वो ज्यादा बढ़िया? तो इसीलिए कह रहे थे कि टॉर्क एनालिसिस वैसे पॉइंट के अबाउट करोगे जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स गुजर रहा हो, तो फिर आपका बहुत सारा वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इसमें तो क्या हुआ कि वहां से लाला करके डालना पड़ा, है ना? बोलो, जल्दी लिख लो बउआ। अगला क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, आपने तो कर लिया था ना, तो फिर क्या समय वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ये पी दे करके एक पी के अबाउट नया हम लिख दिए कि देखो ये भी एक तरीका है। ठीक है सर, शुड आई आगे बढ़? देयर इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, देयर इज अ, अरे बाप रे बाप, कहां से पढ़े हो? बीएससीबी, डीएवी, बीएससीबी, पुनाइचक। अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, प्रिज्म जानते हो? इसी ट्रायंगल को ऐसा करके खींच देते तो प्रिज्म बन जाता है, ठीक। ए ए ए ए, अपन यहां पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है। प्रिज्म का मास है m, और ग्राउंड इज सफिशिएंटली रफ, ग्राउंड इज sufficiently rough to prevent slipping, स्लिपिंग बचाने के लिए ग्राउंड ठीक ठाक रफ है, ठीक है सर। और अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ so that prism topples, so that prism
ओहो, टॉपल्स, ठीक है, प्रिज्म टॉपल कर जाए उसके लिए एफ का मिनिमम वैल्यू क्या हो। इक्विलेटरल प्रिज्म है सर, बताइए जरा, डिस्कस कर लें। क्या करे बाबू, क्या आंसर आया? mg बाई √3। हाउ डिड यू डू, क्या किया आपने? एफबीडी बनाया होगा नहीं, यहां से mg नहीं है ना जी, कैपिटल mg, और इधर की तरफ फ्रिक्शन, इधर की तरफ, और ये नॉर्मल हो गया। क्या करोगे, किस पॉइंट के अबाउट करोगे? अगर जल्दी में करना होगा तो बेहतर है कि इस पी के अबाउट कर ले, हालांकि कुछ बच्चों ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किया है और आई अप्रिशिएट दैट, इतना मेहनत किए हैं इसके लिए। तो पी के अबाउट अगर करेंगे तो इस एफ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो हाइट ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा, जो कितना होता है √3/2a। ये दूरी कितना हो जाएगा? तो टॉर्क अबाउट पी एक ही लाइन में काम बन जाएगा। टॉर्क अबाउट पी क्या लिखेंगे? mg इंटू a/2, किधर की तरफ? ये r क्रॉस f, यहां से इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर, तो परपेंडिकुलर r वेक्टर जो है, दिस इज योर r वेक्टर, दिस इज योर r वेक्टर नहीं, तो r क्रॉस f ये किधर होगा? आउटवर्ड, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो पॉजिटिव ले लिए, और नॉर्मल का और फ्रिक्शन का 0, और f इंटू √3a/2 किधर? इनवर्ट, तो माइनस ऑफ f इंटू √3/2a, दैट इज इक्वल टू a/2 काट दे, mg बराबर f√3, f का वैल्यू कितना आ गया? mg/√3, एक लाइन में आ गया, बेहतर है। लेकिन ये आदत तुमको परेशान करेगा जब किसी एक्सेलरेटेड ट्रक पे क्यूब को रख देंगे, तो ये आदत जो ये सेकेंड वाला आदत है, इसमें स्यूडो लगाना लोग भूल जाता है और वहां से बड़ा गलती सलती आंसर आने लगता है। खैर उसका चर्चा हम जरूर ही करेंगे कुछ सवालों में। जो बच्चों ने किया है वो ये किया कि ये एक लाइन में आ गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको बढ़िया से मन होता है मेहनत करने का, तो हम कैसे मेहनत करते हैं? किसके अबाउट लेते सब कुछ? तो सेंटर ऑफ मास से सारा हमको दूरी भी डिफाइन करना पड़ता। सेंटर ऑफ मास से ये दूरी कितना आता आपका? √3/2a का 2/3, √3/2a का ये 2/3, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा? a/√3, a/, यस और नो? और ये उसका 1/3 माने इस वाले का आधा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? a/2√3। इतना ज्योमेट्री नहीं आपको आता है तो चुल्लू भर पानी लीजिए, पी लीजिए, ठीक, इधर ओके। अब हमको क्या करना है कि ये सेंटर ऑफ मास के, पहले तो फोर्स का एनालिसिस लिखेंगे, तो लिख देंगे फोर्स बराबर फ्रिक्शन, क्योंकि इसे एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरा नॉर्मल बराबर mg, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है नहीं। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क लिखेंगे a/√3 इंटू f, एंड दिस डायरेक्शन इज इनवर्ट। और इस फ्रिक्शन का लिखेंगे फ्रिक्शन इंटू a/2√3, ये भी इनवर्ट है तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, a/2√3, यस और नो? और माइनस नॉर्मल का, तो n इंटू a/2, दैट इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या, कोई दिक्कत? पक्का पक्का, ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ूं? पक्का, ठीक है, बोलो। ये क्या है? सर ये तो मजाक है। नहीं, ये क्या है? रखी है नहीं,
वाह, क्या खूबसूरत ट्रक सर ने बनाया है। जिस हिसाब का आप ट्रक बना रहे हैं सर, आपका नाम तो महिंद्रा होना चाहिए। हाँ, सुनिए, ये जो ट्रक है ना सर, थोड़ा बड़ा बनाया जाए इसको। इस पर हम लोग एक सिलेंडर रख दे रहे हैं। इस पर हम लोग एक इसका रेडियस रख ले रहे हैं आर, और हाइट रख देते हैं कैपिटल एच। ठीक है, ट्रक इज मूविंग राइटवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। ठीक है, ट्रक का इसका मास है m। ट्रक इज मूविंग राइटवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, विथ एक्सेलरेशन a। ठीक है, और फ्रिक्शन इज sufficient to prevent slipping, to prevent slipping। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए, so that cylinder does not topple। बहुत ज्यादा अगर एक्सेलरेट करेंगे, ऐसा तुमने फील किया है कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करेगा तो ये टॉपल करके पीछे आ जाएगा, है ना? ऐसा होता भी है। मान लो हम तो सिलिंड्रिकल नहीं है, बट राजा मान लो, मोर और लेस सिलिंड्रिकल। ठीक है, और ट्रक बहुत तेजी से, आई एम सॉरी, मतलब तुमको तो पता ही हम कितना तुम लोगों को मानते हैं। तो अगर ट्रक बहुत तेजी से चलेगा तो फिर क्या हो जाता है? टॉपल कर जाता है। तो मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन जिससे कि सिलेंडर टॉपल ना करे। ओके, बताइए जरा बच्चों, आप जरा बताइए कि एफबीडी आप लोग कैसे कैसे बनाएंगे। इसमें कलर थोड़ा कोई बढ़िया से चुनाव कर लेते हैं हम लोग। कोई ढंग का कलर वाला बता दो यार। चलो, ढंग का कलर तो ब्लू ही होता है लड़का लोगों के लिए। ठीक, ओके, पिंक। हाँ, पेट में क्या क्या था? ठीक, नॉर्मल, थोड़ा देर रुके, थोड़ा देर रुके। ये आगे एक्सेलरेट कर रहा है ट्रक, तो सिलेंडर भी कर रहा है। तो सिलेंडर को एक्सेलरेट कौन करा रहा है? जीवन में स्यूडो कुछ होता ही नहीं है। स्यूडो कभी एक्सेलरेट नहीं करा सकता। स्यूडो होता ही नहीं तो एक्सेलरेट कहां से कराएगा? इसको कौन एक्सेलरेट करा रहा है? सिलेंडर को कौन एक्सेलरेट करा रहा है? ट्रक। हाँ, ये जो बोल रहे हो ट्रक, सिलेंडर को कौन एक्सेलरेट कर रहा? ट्रक। फ्रिक्शन है ना, तो आगे लगेगा तभी एक्सेलरेट कराएगा। और कौन है इस सिलेंडर का के पास, कौन है आगे ले जाने के लिए? फ्रिक्शन ही होगा। और नहीं फ्रिक्शन रहता तो ट्रक भाग जाता, सिलेंडर धब से नीचे गिर जाता। यस और नो? सिलेंडर जा रहा है आगे, मतलब फ्रिक्शन ही ले जा रहा होगा। इज दैट ओके? अब तुम ही सोचो कि जब ये फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा तो नॉर्मल जो जनरली सेंटर ऑफ मास से गुजरता है वो राइट शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट? लेफ्ट, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना? तो नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज जा रहा है, तो नॉर्मल जो है वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट। हम लोगों ने किसका बात किया कि अब स्टार्ट करने ही वाला है, तो नॉर्मल कहां पहुंच गया होगा? बिल्कुल अपने एज पे। कहो हाँ। इस नॉर्मल को, नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है? mg को, या नॉर्मल mg के बराबर है। और फ्रिक्शन क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? n माइनस mg बराबर, कहो हाँ। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन बराबर m इंटू ए। यस और नो? ये क्या किया हम लोगों ने? फोर्स एनालिसिस। ये क्या किया हम लोगों ने? फोर्स खत्म हो गया। अब हम लोग किसका करेंगे? टॉर्क का।
किसके अबाउट टॉर्क एनालिसिस कर ले बउआ? नहीं करो, ये काम नहीं करो। कहीं कॉपी में ये बात लिख लेना बेटा, हम कारण उसको बता देंगे कि जब भी सिस्टम एक्सेलरेटेड हो, टॉर्क एनालिसिस सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट करना है, किसी और पॉइंट के अबाउट करने वाला कर सकता है, आप अभी मत कीजिएगा। करने का कंडीशन होता है कुछ, हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा के बाद आपको समझाएंगे। अभी बस एक हम क्या रुक ना भाई, हम ये कह रहे कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तब तो आप जहां मर्जी वहां के अबाउट कीजिए, लेकिन अगर एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा सिर्फ और सिर्फ किसके अबाउट कीजिए? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या किसी और पॉइंट के अबाउट किया जा सकता है? किया जा सकता है, समझदार आदमी कर सकता है, मैं ही करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी हमने आपको वो बात बताया ही नहीं है कि टॉर्क एनालिसिस में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी कुछ होता है, ये तो आपको पता ही नहीं है। वो उसमें क्या बात होता है वो आपको चर्चा पता ही नहीं है। उसमें कुछ जहां पर जाते हैं उसको रोक देते हैं, रोक देने से क्या होता है कि जहां हम गए वो अगर एक्सेलेटेड है उसको रोक दिए तो हम स्यूडो लगाना पड़ेगा हमको, तो वो सब ऑल टुगेदर एक अलग लफड़ा है। तो हम बच्चा को सिर्फ इतना सिखाते हैं कि एक्सेलेशन नहीं है तो टॉर्क एनालिसिस किसी के अबाउट कर लो, लेकिन अगर एक्सेलेशन है तो टॉर्क एनालिसिस सिर्फ, क्योंकि अगर तुम मान लो तो तुमको फ्रिक्शन का टॉर्क 0, जीरो, कोई तो है नहीं, तो तुम कहोगे कि हाँ सर ऐसे टॉर्क को गले पलटी मार गया है ना, जो कि हो रहा नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वो गड़बड़ क्या कर रहे हैं आपको समझा देंगे, ठीक। बट अभी हम वो काम नहीं कर रहे हैं। जब भी एक्सेलरेटेड सिस्टम हो तो टॉर्क एनालिसिस कहाँ के अबाउट करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो कुछ लफड़ा होता है, वो लफड़ा को कैसे क्लियर करते हैं वो हम आपको बाद में सिखाएंगे, अभी हम उस पर पर्दा डाले हुए हैं। तो टॉर्क एनालिसिस अबाउट सेंटर ऑफ मास, आप समझ गए ना? सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं करने से कुछ दिक्कत दिख रहा होगा आपको। इसके अबाउट देख रहे होगे तो नेट टॉर्क है लेकिन एक्सेलरेशन अल्फा है, ये नहीं है, रुका हुआ है, ओवरऑल रोटेशन तो नहीं हो रहा है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगा। अब जरा हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, क्या ये अल्फा है इसके पास? क्या ये रोटेट कर रहा है? नहीं है, तो नेट टॉर्क 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 करेंगे तो किस किस का टॉर्क आएगा? एमजी का टॉर्क खत्म। फ्रिक्शन कितनी दूरी पे है? तुम हमको गोली मार देना एक दिन। फ्रिक्शन कितनी दूरी पे है? और नॉर्मल कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे। अब नहीं बोल रहा है, ठीक है क्या? तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ, और नॉर्मल का टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा? h/2 इंटू फ्रिक्शन, है ना? हम लोग इसको मान रहे हैं, बाहर की तरफ को पॉजिटिव मान ले रहे हैं, और ये अंदर की तरफ है कितना? -r इंटू एन, दैट इज इक्वल टू, अच्छा नॉर्मल लाऊंगा यहां से और फ्रिक्शन लाऊंगा यहां से, तो 1 2 3 को सॉल्व करूंगा 1 2 3 को। तो 1 2 3 को सॉल्व करने से क्या आएगा? फ्रिक्शन की जगह पे ma आ जाएगा, h/2 इंटू ma माइनस r इंटू mg, दैट इज इक्वल टू 0। m से m कट गया, तो h/2 इंटू a बराबर r इंटू g। a का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 2r/h इंटू जी। सुनना एक मिनट, ये जो a आया है, a का वैल्यू कितना आया? 2r/h इंटू, ये a क्या है? मैक्स, सिर्फ एक्सेलरेशन फॉर नो टॉपलिंग स्लिपिंग, फॉर नो, यस और नो? यस सर। अब एक बात बताओ, अगर h का वैल्यू कम होगा तो मेरा सेफ लिमिट बढ़ेगा कि घटेगा? h का वैल्यू कम हुआ, हाइट कम है, तो a का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। h का वैल्यू कम हुआ तो a का वैल्यू, मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन तक तुम ले जाओगे तब भी टॉपल नहीं करेगा। और h का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन का जो लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वो कम हो जाएगा। मतलब अगर ये सिलेंडर लंबा हुआ तो कम ही एक्सेलरेशन पे टॉपल कर जाएगा, और सिलेंडर अगर छोटा हुआ तो ज्यादा एक्सेलरेशन पे भी टॉपल नहीं करेगा। ऐसा तुमने कभी फील नहीं किया?
ऐसा तुम लोगों ने कभी फील किया कि नहीं किया? उसी बस में पलथी मार के बैठ जाओगे तो टॉपल करने का चांस कम हो जाता है, खड़े होगे तो अरे हाँ ना बोल, यस और नो, कि ये अगर h का वैल्यू आप ज्यादा रख दीजिएगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है, सेफ वैल्यू, वो कम हो जाएगा, मतलब कम ही एक्सेलरेशन के बाद आप लुढ़क जाइएगा, यस और नो। और इसी h का वैल्यू अगर कम रखिएगा, ज्यादा चिपटा हुआ सिलेंडर रखिएगा, तो ज्यादा एक्सेलरेशन तक भी ये टॉपल नहीं करेगा। कहो हाँ, बोलो, नहीं समझ में आया? पक्का? छापो। अभी भी हम आपको कुछ चीज नहीं बताए। क्या नहीं बताए? टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है? तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में ही होगा वो। चलिए मिलते हैं। राइट डाउन।